बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है दी 555 टाइमर। यहाँ से आपका क्विज भी आ सकता है। दी 555 टाइमर इज़ अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज डिवाइस विच कैन बी कन्फिगर्ड एज अ मोनोस्टेबल वन शॉट और एज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये आपका क्विज आ सकता है कि ये जो 555 टाइमर होता है हम इसको मोनोस्टेबल वन शॉट भी कह सकते हैं या स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नोन एज ऑसिलेटर विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट। ये जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसको हम ऑसिलेटर भी कह सकते हैं और इसकी एक खासियत क्या होती है, विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट। इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, लिहाजा हम क्या कहेंगे, इट कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन अनस्टेबल स्टेट टू दी अदर विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर। ये बगैर किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के ये अपनी स्टेबल जो है अनस्टेबल स्टेट है इसको चेंज करता रहेगा किसी और अनस्टेबल स्टेट में। नेक्स्ट आता है टाइमिंग प्रॉब्लम इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो भी होता है उसके अंदर टाइमिंग प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि वो वक्त से पहले अपना सिग्नल पहुंचा देता है या वक्त के बाद। तो इसमें क्या होता है, इन सिंक्रोनियस डिजिटल सर्किट्स द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप। ये आप यहाँ से इस डायग्राम से देख सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो इसकी आउटपुट है ये दूसरे की इनपुट से जुड़ी हुई है, यही बात वो हमें ऊपर बता रहे हैं। आगे क्या है, इधर डायरेक्टली और थ्रू लॉजिक गेट्स, या तो ये डायरेक्टली जुड़ी होती है या फिर किसी और लॉजिक गेट की मदद से। दरमियान में यहाँ पे कोई गेट और नॉट एंड लगा दिया और उसकी मदद से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। बोथ दी फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड थ्रू कॉमन क्लॉक। ये आपका क्विज भी आ सकता है। जो भी यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लगे हुए ये किसकी मदद से ट्रिगर होंगे, एक कॉमन क्लॉक सिग्नल होगा। देखेंगे ये क्लॉक सिग्नल इसके साथ भी कनेक्टेड है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के साथ भी कनेक्टेड है टू द क्लॉक इनपुट ऑफ बोथ दी फ्लिप फ्लॉप्स। दिस लीड्स टू पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम। इसको आपने याद रखना है कि ये एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और ये दूसरा, और ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा लगा हुआ है, JK फ्लिप फ्लॉप, और इसके दरमियान ये क्लॉक सिग्नल जो है ये कॉमन है, पहले वाले के साथ भी कनेक्टेड है और दूसरे वाले के साथ भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो टाइमिंग प्रॉब्लम आती है वो है क्लॉक स्क्यू। क्लॉक स्क्यू का मतलब क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सिंक्रोनियस सर्किट इज क्लॉक स्क्यू। ये आपका क्विज भी आ सकता है। जो कॉमन प्रॉब्लम है वो क्लॉक स्क्यू होती है। ये कब होती है, वन टाइप ऑफ क्लॉक स्क्यू अकर्स व्हेन दी सेम क्लॉक सिग्नल अराइव्स। एक जैसे जो क्लॉक सिग्नल है वो आ जाए एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ टाइम पर एक ही सिग्नल आ जाए एट डिफरेंट क्लॉक, और मुख्तलिफ घड़ियाँ हों इनपुट्स टू प्रोपगेशन डिले, थोड़ा सा वक्त ज़ाया करके या फिर डिले करके, विच काजेज डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स टू चेंज स्टेट्स। ये क्या करेगा, ये जो मुख्तलिफ तरह के फ्लिप फ्लॉप होंगे उनकी स्टेट को चेंज कर देगा। किस तरह से चेंज करेगा, असिंक्रोनियसली लीडिंग टू अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट। उसकी जो आउटपुट आएगी वो अनप्रिडिक्टेबल होगी, यानी कि वाज़ेही नहीं होगी। ये जो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है ये क्या करेगा, एक ही वक्त एक सिग्नल होगा लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज़ कर रहा होगा। अब देखें ये जो पहला क्लॉक सिग्नल है इस वाले को तो डायरेक्टली मिल रहा है पूरे टाइम पे, लेकिन जो ये दूसरे के पास सिग्नल बन के जा रहा है वो नेंड और नॉट गेट की वजह से, नॉट का आगे फिर से इन्वर्स ले लिया तो नेंड गेट की वजह से यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा डिले। तो सिग्नल एक ही है लेकिन यहाँ पे जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके पास सिग्नल डिले होके जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगी, वो अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट होगी। अभी जो चीज़ें मैंने आपको डायग्राम से सिखाई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपने इस पैराग्राफ की रीडिंग लाजमी करनी है। अब आगे बता रहे हैं टाइमिंग प्रॉब्लम अकरिंग ड्यू टू क्लॉक स्क्यू आर इंटरमीडिएट इन नेचर एंड देयरफॉर आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। यानी कि ये जो क्लॉक स्क्यू की प्रॉब्लम होती है तकरीबन नेचर यानी कि कुदरत की वजह से होती है, लिहाजा ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। क्लॉक स्क्यू कैन वेरी विथ चेंज इन टेम्परेचर, पावर सप्लाई, वोल्टेज, लेंथ ऑफ कनेक्शन एंड लोडिंग इफेक्ट्स। आसान अल्फाज में जो क्लॉक स्क्यू की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहेगी इन सारे फैक्टर्स को जहन में रखते हुए। प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू क्लॉक स्क्यू कैन
बी एलिमिनेटेड। अब ये जो मसला बन गया क्लॉक स्क्रू का, इसको ठीक कैसे करेंगे? बाय इक्वलाइजिंग क्लॉक डिलेज। ये जो क्लॉक डिलेज हो रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उनमें बराबर कर दो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दी सर्किट। एक सर्किट है, उसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उन सब के जो क्लॉक डिले हैं वो बराबर कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये जो क्लॉक स्क्यू की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन आर सेट टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज। जो अंदर के वेरिएबल होते हैं वो चेंज हो जाएं ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। अगर कोई एक इनपुट वेरिएबल चेंज हो जाए तो उसके जो आगे आउटपुट आने वाली है वो भी चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस सीक्वेंस, यानी कि किस सीक्वेंस के साथ उन इनपुट्स को रखा गया है, इन विच द इंटरनल वेरिएबल्स चेंज। दी सर्किट आउटपुट ऑपरेट्स इरेटिकली। जो सर्किट की आउटपुट आ जाएगी वो बेतरतीब हो जाएगी या थोड़ी सी खराब हो जाएगी। आगे कह रहे हैं द ग्लिचेस ड्यू टू रेस कंडीशन। ये क्विज आ सकता है कि रेस कंडीशन की वजह से हमें ग्लिचेस का भी सामना करना पड़ता है। कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये भी क्विज बन रहा है इंस्टेड ऑफ दी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। आगे टॉपिक आता है काउंटर्स का। काउंटर्स क्या होते हैं? काउंटर सर्किट्स बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स आर वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में काउंटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बिसाइड्स काउंटिंग दीज काउंटर्स आर यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स। ये काउंटिंग भी करते हैं इसको, लेकिन साइड पे रख के हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। विद माइनर चेंजेस इन दिस सर्किट। अगर उस सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए तो दे आर यूज्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। अगर उन्हीं सर्किट्स में थोड़ी सी चेंज कर दें तो ये शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनके दो इस्तेमाल क्या हो गए? एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, दूसरा होता है शिफ्ट रजिस्टर। काउंटर्स आर क्लासिफाइड एज असिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस काउंटर्स। असिंक्रोनियस और दूसरा सिंक्रोनियस। तो असिंक्रोनियस काउंटर एज इज नेम इंडिकेट्स आर नॉट ट्रिगर्ड सिमल्टेनियसली। ये नॉट ट्रिगर्ड, ये ट्रिगर्ड नहीं होते। जबकि जो सिंक्रोनियस काउंटर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड हैव ऑल द क्लॉक इनपुट्स। इनके पास सारी की सारी क्लॉक इनपुट्स भी होती हैं ऑफ द मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड टू अ कॉमन क्लॉक सिग्नल। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होंगे लेकिन उनके साथ जो सिग्नल है CLK का जो सिग्नल है वो एक ही कनेक्शन में होगा। आगे है asynchronous and synchronous are further classified as up counter or down counter। ये आपका क्विज भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस इन विच दे काउंट। इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है कि ये सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होंगे, उसको लेके ये अप काउंटर भी हो सकते हैं या फिर डाउन काउंटर में भी तकसीम किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे असिंक्रोनियस काउंटर या फिर रिपल काउंटर। ये आपका क्विज आ सकता है, इसको रिपल काउंटर भी कहते हैं। तो ये होता क्या है? असिंक्रोनियस काउंटर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग टुगेदर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप टुगेदर। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो असिंक्रोनियस काउंटर बनाया जा सकता है। द ट्रिगरिंग क्लॉक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जो सबसे पहले हम फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे उसी के साथ हम क्या करेंगे? क्लॉक सिग्नल को भी लगाएंगे। क्लॉक इनपुट्स ऑफ द रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू दी Q और Q नॉट। अब पहले के साथ तो हमने CLK का सिग्नल लगा दिया, लेकिन जो उससे आगे के फ्लिप फ्लॉप होंगे उनके साथ हम Q या फिर Q नॉट की आउटपुट लगाएंगे ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। पिछले वाले जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट अगले वाले की इनपुट के साथ जोड़ दी जाएगी। ड्यू टू द क्लॉक ट्रांजिशन द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स आउटपुट स्टेट। The change in the output state of the second flip-flop occur after the first flip-flop change its state। अब ये मैं डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं 3-बिट असिंक्रोनियस अप काउंटर है। अप काउंटर है मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना शुरू करेगा। अब देखें, पहला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? जो पहला वाला है उसके साथ क्लॉक की ट्रांजिशन की जाएगी, कर दी। लेकिन ये अब गौर से देखिए, ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा इसकी जो आउटपुट होगी ना ये अगले के साथ जाएगी। और ये यहाँ पे क्लॉक की वजह से यहाँ पे चेंज आएगा, फिर ये सिग्नल इसको मिलेगा तो इसकी आउटपुट चेंज होगी। फिर जब इसकी आउटपुट अगले वाले को इनपुट मिलेगी तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो भी अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। यही पीछे सारी रीडिंग में बता रहे हैं। आगे टॉपिक आता है प्रोपगेशन डिले। इसे हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बस शॉर्ट से समझाऊंगी, बाकी का आपने खुद रीड कर लेना है। दी प्रोपगेशन डिले दैट अकर्स
बिटवीन ईच क्लॉक, हर क्लॉक के दरमियान में प्रोपगेशन डिले अकर होती है। इनपुट एंड द करस्पॉन्डिंग टॉगलिंग आउटपुट, यानी कि इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो वक्त लगता है उसे हम कहेंगे प्रोपगेशन डिले। आगे है असिंक्रोनियस काउंटर कैन नॉट वर्क एट हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसीज। अब ये आपने क्विज के तौर पे याद रखना है कि ये हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे जो होता है असिंक्रोनियस काउंटर काम नहीं कर सकता। एंड कॉज प्रॉब्लम्स विद डीकोडिंग सर्किट, सर्किट को डीकोड करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे आता है मॉड एन काउंटर। मॉड एन काउंटर क्या होता है? द टर्म मॉड रिप्रेजेंट दी मॉड्यूल्स। अब ये याद रखना है कि मॉड को हम मॉड्यूल्स के नाम से याद रखते हैं। ऑफ द काउंटर्स विच इज द टोटल नंबर ऑफ द यूनिक स्टेट्स थ्रू विच द काउंटर विल सीक्वेंस थ्रू। जिस सीक्वेंस से काउंटर चल रहा है उसकी टोटल स्टेट को हम काउंट करें तो उसको हम कहेंगे मॉड्यूल्स या मॉड। आगे क्या होता है? अ 3-बिट असिंक्रोनियस काउंटर कैन काउंट अप फ्रॉम 0 to 7। ये याद रखना है, जो 3 बिट का असिंक्रोनियस काउंटर होता है वो 0 से 7 को काउंट कर सकता है, या फिर काउंट डाउन फ्रॉम 7 to 0, यानी कि उल्टी गिनती 7 से 0 तक काउंट कर सकता है। द 3-बिट काउंटर हैज 8 डिफरेंट स्टेट्स। इसकी 8 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दी 8 आउटपुट 0 to 7। दी काउंटर स्टेट्स आर द रेंज ऑफ द नंबर। अब ये आपने याद रखना है, काउंटर स्टेट्स होती कौन सी हैं? रेंज ऑफ द नंबर्स ऑफ अ काउंटर इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2 की पावर m। काउंटर स्टेट क्या होती हैं? नंबर ऑफ रेंज होती हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, वेयर m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी कि अगर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए ना तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 आउटपुट स्टेट। आगे में कह रहे हैं काउंटर्स कैन आल्सो बी डिजाइन टू हैव लेस नंबर ऑफ स्टेट्स देन 2 की पावर m। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 3 ही फ्लिप फ्लॉप को यूज करें, उससे कम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रंकेटेड सीक्वेंस। हमने यहाँ पे क्या किया था? 2 की पावर 3 लगा के 8 आउटपुट आई थी ना, लेकिन इससे कम भी आ सकती हैं, तो उस कम को हम क्या कहेंगे? ट्रंकेटेड सीक्वेंस। व्हेन द काउंटर काउंट्स अप टू द इंटेंडेड सीक्वेंस इट इज रीसेट। ये रीसेट हो जाएगा टू द इनिशियल काउंट वैल्यू 0, तो इसको वैल्यू क्या चली जाएगी? 0 की। आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोड 10 काउंटर, डिकेड काउंटर। पीछे हमने मोड n पढ़ा है ना, तो अब n की जगह उन्होंने नंबर दे दिया 10 का। तो ये क्या होता है? डिकेड काउंटर यूजेस 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ये आपका क्विज है। टू इम्प्लीमेंट दी सर्किट विच काउंट्स अप टू 10 यूनिक स्टेट्स। डिकेड का मतलब होता है 10, लिहाजा ये 4 फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करके क्या करता है? 10 यूनिक स्टेट्स को बनाता है, जिनकी रेंज क्या होती है? 4 times 0 to 1001। ये भी आपका क्विज आ सकता है। द काउंटर इज रीसेट। काउंटर कब रीसेट होता है? व्हेन इट काउंट्स टू द नेक्स्ट स्टेट, जब ये अगली स्टेट की तरफ जाएगा 1010, यानी कि इससे बड़ा हो गया तो ये क्या करेगा? रीसेट हो जाएगा। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज 1/10। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/10 द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। हमने जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है ना, ये उसका 10वां हिस्सा होगा उसकी आउटपुट पे। यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वहाँ पे क्लॉक का 10वां हिस्सा जाएगा। यहाँ पर देखें, द काउंटर काउंट्स फ्रॉम 4 times 0 to 1001। हम ऊपर ये पढ़ चुके हैं। 10 आउटपुट स्टेट्स। व्हेन इट काउंट्स टू 1010, यानी कि आगे जाएगी, तो द आउटपुट ऑफ द नेंड गेट इज सेट टू लॉजिक लो। जो नेंड गेट ऊपर इस्तेमाल हो रहा था उसकी जो आउटपुट होगी वो लो हो जाएगी, विच रीसेट ऑल द 4 फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टेट 4 times 0। यानी कि जब एक रेंज से बाहर नंबर आएगा तो वो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करेगा और दोबारा से उसको वैल्यू दे देगा 4 times 0, यानी कि नए सिरे से काम को शुरू कर देगा। अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी सर्किट। असिंक्रोनियस काउंटर। सिंक्रोनियस काउंटर आर अवेलेबल इन इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म। D74LS93A इज अ 4-bit असिंक्रोनियस काउंटर। ये आपने क्विज के तौर पे याद रखना है। अ काउंटर हैज 2 सेपरेट क्लॉक इनपुट। कोई भी काउंटर है उसकी 2 क्लॉक इनपुट होंगी, क्लॉक ए और क्लॉक बी। आगे है द 74LS93A कैन कॉन्फ़िगर्ड एज मोड 16 काउंटर। ये आपका क्विज है, ठीक है। बाय कनेक्टिंग क्लॉक बी इनपुट पिन टू द क्यू नॉट आउटपुट पिन ऑफ द आईसी। आगे है 274LS93AS। अब याद देखिए, ये सिर्फ ए था, यहाँ पे एस भी लगा दिया।
कैन बी कैस्केडेड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज काउंटर। बड़ा काउंटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो काउंटर्स को यूज करेंगे और यहाँ पे एस आ जाएगा। A mod 50 counter is implemented using 274 LS93 AICs। ये भी आपका क्विज है। तो उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।